Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, Himalaya Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year in organic chemistry, and in this we will read about oxidation reduction. पिछली बार हम बॉन्ड हैपर साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे। तो धातु से जलयोजित ऑक्सीकृत आयन बनाने में निकली कुल ऊर्जा को दर्शाने के लिए हमने बॉन्ड हैपर साइकिल का उपयोग किया था। मतलब यहाँ पर हमने अगर किसी मेटल को एक्वस सॉल्यूशन में घोला तो उसकी रिएक्शन अगर हाइड्रोजन गैस से होती है तो वो मेटल तो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा और जो हाइड्रोजन प्लस है हाइड्रोजन गैस से H+ आयन निकल जाएंगे। इस रिएक्शन में होने वाला जो कुल ऊर्जा परिवर्तन है वो आप मानक इलेक्ट्रोड विभव की सहायता से भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि किसी सेल के इलेक्ट्रोड विभव E0 का मुक्त परिवर्तन के लिए संबंध होता है डेल्टा जी, मतलब मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी का मान होता है NFE0। यहाँ N है नंबर ऑफ स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन और F है फैराडे कांस्टेंट, और डेल्टा जी का मान होता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। यहाँ डेल्टा H है एंथैल्पी परिवर्तन, T है परम ताप मतलब टेम्परेचर इन डिग्री टेम्परेचर इन केल्विन, एंड डेल्टा S है यहाँ पर होने वाला कुल एंट्रोपी परिवर्तन। हम एक तंत्र जैसे कि जिंक Zn+2 से जिंक तथा Iron+2 से आयरन के लिए हम इस चीज का बताते हैं कि किस प्रकार से इसमें एंट्रोपी परिवर्तन और मुक्त ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है। प्रत्येक पद में एंट्रोपी परिवर्तन लगभग समान ही होगा, अतः टी डेल्टा एस को हम लगभग नेग्लिजिबल मानते हैं। तो डेल्टा जी का मान डेल्टा H के बराबर होता है जो कि होता है -NFE0, या डेल्टा H इज इक्वल टू NFE0, या E0 का मान माइनस डेल्टा H अपॉन NF, या E0 इज इक्वल टू डेल्टा H, क्योंकि हम जानते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन NF। यहाँ डेल्टा H का मतलब Q1 प्लस Q2 का मान रेडॉक्स चक्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। रेडॉक्स चक्र से अगर Q1 और Q2 का मान ऋणात्मक होगा, Q1 प्लस Q2 का मान ऋणात्मक होगा तो E0 का मान धनात्मक होगा, तो धातु आयन का जो वो अपचयन होगा वो बहुत तेज गति से होगा। अगर हम इस प्रकार भी समझाया जा सकता है कि जिन तत्वों के लिए ऊर्ध्वपातन ऊर्जा मतलब सब्लिमेशन एनर्जी और आयनन ऊर्जा आयोनाइजेशन पोटेंशियल के मान कम होते हैं उनके E0 का मान भी बहुत कम होगा और ऋणात्मक होगा, और जिन तत्वों की ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा के मान अधिक होंगे उनके लिए E0 मतलब उनके रेडॉक्स पोटेंशियल जो है उसका मान भी, इलेक्ट्रोड विभव का मान भी अधिक होगा। देखिएगा ये निम्न टेबल से समझाया जा सकता है। आवर्त सारणी के अन्य तत्वों की तुलना में जो आपके वो क्षार धातु है उनका आकार बहुत बड़ा होता है जिससे उनकी आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। मतलब जो साइज में जितना बड़ा होगा वो नाभिक से उतना दूर होगा, और नाभिक से जितना अधिक दूर होगा इलेक्ट्रॉन उसको निकालने के लिए उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए हम जानते हैं कि क्षार धातुओं के आयनन विभव के मान पूरी आवर्त सारणी में सबसे कम होते हैं, और सीजियम का आयनन विभव पूरी पीरियोडिक टेबल में लीस्ट होता है। इन तत्वों के गलनांक के मान भी बहुत कम होते हैं, इसलिए इनकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा का मान भी कम होता है। इसलिए इन तत्वों के E0 के मान भी काफी कम होते हैं, अर्थात ऋणात्मक होते हैं। हम जानते हैं कि लिथियम का जो इलेक्ट्रोड विभव है उसका मान उच्च ऋणात्मक होता है जो कि -3.05 है, सोडियम का -2.751 है, पोटेशियम का -2.92, रुबिडियम का -2.92 और सीजियम का भी -2.92। तो सोडियम से सीजियम तक आयनन विभव E0 जो इलेक्ट्रोड विभव के मान में कमी होती है क्योंकि आकार बढ़ने के साथ में ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा के मानों में कमी होती है। आयनन ऊर्जा का जो है यहाँ पर हमने माइनस दिखाया है क्योंकि सोडियम के लिए मान अधिक होता है। लिथियम का आकार अपने
वर्ग में सबसे छोटा होता है और इस छोटे आकार के कारण इसकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा का तो मान अधिक होता है, अतः इसका मान अन्य क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होना चाहिए। लेकिन लिथियम इसका एक अपवाद है कि मतलब लिथियम का जो अपचयन विभव है वो सबसे अधिक होता है, जबकि इसका इस क्षार धातुओं की टेबल में सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसकी जलयोजन ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका अपचयन विभव अन्य क्षार धातुओं की तुलना में न्यूनतम होता है। या हम कह सकते हैं कि सभी जो पूरी आपके सभी तत्व हैं उनमें सबसे अधिक ऋणात्मक जो मान होता है वो लिथियम का होता है। E0 के ऋणात्मक मान से यह स्पष्ट होता है कि क्षार धातुएं आसानी से अपचयित नहीं होती या ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती हैं और इस वर्ग की धातुएं काफी क्रियाशील होती हैं। संक्रमण धातुओं के गलनांक अधिक होने के कारण इनकी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा भी अधिक होती है और इनके छोटे आकार के कारण इनकी आयनन ऊर्जा भी अधिक होती है, इसीलिए इनके अपचयन विभव के मान क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होते हैं और ये धातुएं आसानी से अपचयित नहीं होती या ये धातुएं आसानी से ऑक्सीकृत भी नहीं होती, इसीलिए इन धातुओं ये लगभग अक्रिय होती है। जैसे कि और हैलोजन के केस में देखिएगा फ्लोरीन के जो अपचयन विभव का मान है वो धनात्मक में सबसे अधिक होता है, इसलिए ये बहुत अच्छी ऑक्सीकारक धातुएं होती हैं कि हैलोजन वर्ग में फ्लोरीन से आयोडीन तक के मान में कमी आती है। हैलोजन के लिए वियोजन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान लगभग स्थिर रहते हैं और फ्लोरीन से आयोडीन में जो कमी आती है वो बेसिकली इनके आकार के कारण है, क्योंकि आकार फ्लोरीन का सबसे कम होता है और आयोडीन का आकार सबसे अधिक होता है, इसीलिए ऊपर से नीचे जाने पर जलयोजन ऊर्जा का मान कम होता चला जाता है। रेडॉक्स चक्र के लिए हम देखिए यहाँ पर एक डैनियल सेल ले रहे हैं, जिंक और कॉपर Zn प्लस कॉपर प्लस 2 जिंक एक्वस में चला जाएगा और कॉपर सॉलिड स्टेट में जमा हो जाएगा। उपरोक्त अभिक्रिया के लिए जो E0 है वो इस प्रकार होगा कि Zn सॉलिड से Zn गैस में जाने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है प्लस 131 किलोजूल प्रति मोल होता है और Zn गैस से Zn प्लस 2 में जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इसके लिए डेल्टा H का मान प्लस 2650 किलोजूल है और Zn प्लस 2 जो एक्वस सॉल्यूशन में जाकर Zn प्लस 2 एक्वस बना रहा है उसके लिए डेल्टा H का मान माइनस 2931 किलोजूल मोल है। तो इस अभिक्रिया के लिए जो ऊष्मा परिवर्तन है वो माइनस 150 किलोजूल प्रति मोल है, जबकि कॉपर के लिए हम देखेंगे कॉपर सॉलिड से कॉपर गैस से कॉपर प्लस 2, इसके लिए जो ऊर्जा एंथैल्पी परिवर्तन है वो प्लस 341 और प्लस 2705 किलोजूल मोल है। तो कॉपर सॉलिड को कॉपर एक्वस में और जाने के लिए और 2 इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने के लिए जो डेल्टा H है उसका मान है प्लस 59। तो पूरी ऊर्जा जो अभिक्रिया है उसमें एंथैल्पी परिवर्तन होगा माइनस 150 माइनस प्लस 59 मतलब माइनस 209 किलोजूल प्रति मोल और यहाँ पर जो रेडॉक्स विभव का मान है माइनस डेल्टा H अपॉन NF, यहाँ पर N का मान 2 इलेक्ट्रॉन है और फेराडे कांस्टेंट होता है हम जानते हैं 96.5 किलोजूल मोल इनवर्स वोल्ट इनवर्स, तो E0 का मान होगा 1.09 वोल्ट। इस प्रकार यह जो परिकलित मान है वो उसके काफी पास होता है 1.10 के मान में। तो ये इस हिसाब से भी हम आपका जो E0 है या रेडॉक्स जो आपका इलेक्ट्रॉन विभव है उसका मान इस प्रकार भी एंट्रोपी परिवर्तन के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर डेल्टा एस एंट्रोपी परिवर्तन को हमने नगण्य माना है और यह एंथैल्पी परिवर्तन दोनों के लिए लगभग समान आता है। थैंक यू।